हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर। बच्चों, मैं आप लोग को सेकंड लेक्चर पढ़ा दिए थे। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे थर्ड लेक्चर के बारे में, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा, अगर ये वीडियो पढ़िएगा, अगर अच्छा आपको लगेगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जो बच्चे पढ़िएगा तो उसको कमेंट भी कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट कीजिएगा और दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ठीक, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक वाइज वीडियो बना के आप लोग के साथ यूट्यूब पर शेयर करें ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं टॉपिक का। हम आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ा दिए थे, आज हम सेकंड टॉपिक एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर थर्ड में हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। हेडिंग दीजिए एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको बालक हम शॉर्टकट में बोलते कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। तो चलिए ध्यान दीजिए, किताब कॉपी बंद कीजिए, 10 मिनट तक मेरे थ्योरी को समझिए, उसके बाद आप लिखते रहिएगा। सुनिए पहले मेरा बात। बच्चों, ये कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है? तो सॉल्यूशन में हम आपको विलियन बताए थे, विलियन यानी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट हो उसका नाम देंगे कंसंट्रेशन टर्म। डिफिनीशन लिख दीजिए कंसंट्रेशन टर्म का, रिलेटिव अमाउंट ऑफ solute and solvent present in the solution, बच्चों इसका नाम क्या दीजिएगा? इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म। ये कंसंट्रेशन टर्म कितने बात पे डिपेंड करेगा? तो दो बात पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा। ये कंसंट्रेशन टर्म एक मास पे डिपेंड करेगा, एक वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम बात करते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म किन किन बात पर डिपेंड करेगा? तो देखिए, लिख देंगे कंसंट्रेशन टर्म, ऐसे हेडिंग दे देंगे कंसंट्रेशन टर्म दो बातों पे डिपेंड करेगा बच्चों, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। पहला फैक्टर का नाम क्या होगा? वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। और दूसरा फैक्टर का नाम होगा मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म जो होगा वह सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यह ताप पर निर्भर करेगा। तो लिखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और इसको क्या लिखेंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दुनिया में कौन कौन कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं? यहां से आपको बोर्ड का भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कंपटीशन नीट का भी, जेई का भी क्वेश्चन यहां से पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए पहला टर्म का नाम देते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। टेम्परेचर पे कौन कौन निर्भर करेगा? तो सबसे पहला का नाम दीजिएगा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा का नाम लिखिएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और तीसरा का नाम दीजिएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नॉर्मलिटी ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और बच्चों
नॉर्मलिटी, और बोलिए फॉर्मेलिटी। ये पांचों के पांचों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कौन नहीं करेगा, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन होते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बच्चों चार होता है। सबसे पहला मास परसेंटेज होते हैं, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, मास परसेंटेज। दूसरा का नाम होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी। और तीसरा का नाम होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स को केमिस्ट्री में बोलेंगे काई, के डबल आई, काई। ओके। और चौथा का नाम होगा पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, जिसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ओके। ये इतना होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो देख लीजिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछे या कंपटीशन में पूछे, आप डील कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बारीकी बारीकी से, एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक का नाम दीजिए मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ये अपना सिलेबस में इतना दिया हुआ, सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं मास परसेंटेज के बारे में। हेडिंग दीजिए, छोटा सा हेडिंग, मास परसेंटेज। मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए ध्यान दीजिए मास परसेंटेज के बारे में। मास परसेंटेज, देखेंगे मास परसेंटेज इज डिफाइन एज, या इसे लिख दीजिए मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन दी सोल्यूशन इज डिफाइन एज मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट in the solution is defined as, क्या लिखिएगा बच्चों मास परसेंटेज बराबर, मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा में क्या लिखिएगा बोलिए, डिवाइड में क्या लिखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज बनाइएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके। शॉर्टकट में लिखेंगे W बट्टा W परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड या अपोन में बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका यूनिट क्या बनेगा, तो ऊपर में मास नीचे मास, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखेंगे यूनिटलेस। इट इज यूनिटलेस, इसका कोई भी मात्रक नहीं बनेगा। यह टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा, लेकिन इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, या इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यह टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा। ओके। अब हम इसका कुछ न्यूमेरिकल देखते, दो चार क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल कंपटीशन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए ये आपका थ्योरी हो गया, इतना थ्योरी का कंटेंट इतना हो गया। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो लिखिए न्यूमेरिकल्स नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर में, फाइंड करना बच्चों, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड का मास परसेंटेज कितना होगा बताओ। ठीक, चलिए बात करते हैं बच्चों। अभी आपने पढ़े हो मास परसेंटेज का फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला को लिखेंगे, मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं पढ़े हो, मास ऑफ सॉल्यूट। अब बट्टा में क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या लिखोगे 100। आप तो पहचान लोगे सॉल्यूट कौन है, जिसका अमाउंट कम हो उसे बोलते हैं सॉल्यूट। ये 2 ग्राम आपका हो गया सॉल्यूट, ध्यान रखिएगा। तो ये सॉल्यूट हो गया 2 ग्राम। बट्टा में मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका हो गया वाटर।
ध्यान दीजिएगा बालक, मास ऑफ सोल्यूशन में सॉल्वेंट हो गया वाटर और सॉल्यूट हो गया NaCl, दोनों को जोड़ दीजिए, सोल्यूशन बराबर सॉल्यूट 2 सॉल्वेंट 18 इंटू 100। कोई बच्चे बताएगा कैलकुलेशन की जरूरत क्या होगा? 2/20 इंटू 100 कटेगा बच्चों 5, 2 5 जा 10, कितना परसेंट हो जाएगा बोलो? 10% इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप बना के बताइएगा क्या आंसर होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 2 होगा बच्चों, 2 if 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 25 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड करना बच्चों मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। इस यूरिया का मास परसेंटेज क्या होगा? आप बताओगे, बना के बताओगे। चलिए, तो आप आराम से बना लोगे। मास परसेंटेज ऑफ यूरिया बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कैलकुलेट करके आंसर दे दोगे। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन डेंसिटी का डालेंगे ताकि आपको थोड़ा सा ब्रेन लगा। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड करना बच्चों मास परसेंटेज if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। ठीक, इतना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए बताइए आप मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखिएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। पहले पहचानिए सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ। सॉल्यूट हो गया जिसका अमाउंट कम हो वह सॉल्यूट हो गया, 10 ग्राम सॉल्यूट हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन का मास चाहिए, बट आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास नहीं दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया, आयतन दिया हुआ, तो लिख देंगे बगल में। सॉल्यूशन का क्या दिया है बच्चों? वॉल्यूम दिया हुआ 100 ml। और ध्यान दीजिए सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ? डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का, कितना दिया? 1.25 ग्राम पर ml। आप यहाँ पे सॉल्यूशन का मास ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम, द्रव्यमान बराबर, हिंदी वाले बच्चे प्रेम के, द्रव्यमान बराबर आयतन बट्टा द्रव्यमान बराबर डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। डी बराबर क्या लिखिएगा? m बट्टा v। मास आपका दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए इधर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दे दिया 1.25 ज्ञात कर लीजिए, मास आपको यहां से ज्ञात कर लोगे। वॉल्यूम दिया हुआ क्वेश्चन में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 1.25 इंटू 100 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 125 ग्राम। ये मास आ जाएगा। ओके, किसका मास आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 125 इंटू 100। कटने वाला जी 25 से काटे, 25 पंचे 100, 25 चौका 100 कटेगा जी। क्या बचेगा बोलिए? 10 इंटू 4 बराबर कितना परसेंटेज आ जाएगा? 40% इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इतना आप क्वेश्चन बनाइएगा। 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन है, दोनों टाइप आपसे बन जाएगा, किसी भी तरीका का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। टॉपिक का नाम दीजिए वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में चलिए 2 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट का टॉपिक है, देख लीजिए। टॉपिक दीजिएगा वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, v बट्टा v से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइन एज, वॉल्यूम परसेंटेज को परिभाषित करते हैं, इट इज डिफाइन एज, इसे परिभाषित किया जाता है वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, V बट्टा V परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बच्चों ध्यान दीजिए, इसका यूनिट क्या बनेगा, ऊपर में भी वॉल्यूम है, नीचे में वॉल्यूम कटेगा तो यूनिटलेस होगा, तो लिख देंगे इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यह ताप पे निर्भर करेगा, या इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इस पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। बट एक शब्द ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ इथाइल ग्लाइकोल को कहां यूज करेंगे, वॉल्यूम परसेंट आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दिया हुआ। भाई इथाइल ग्लाइकोल को हम यूज करते हैं एंटी फ्रीजर के रूप में, कार के रेडिएटर में, कार के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में हम यूज करते हैं। लिख देना, इथाइल ग्लाइकोल आर यूज इन एंटी फ्रीज इन कार रेडिएटर टू कूलिंग द इंजन, इंजन को कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए यूज करते हैं। इस बात को आप नोट में मेंशन कर दीजिए, जब आप किताब पढ़िएगा एनसीईआरटी बात को दिया हुआ है। क्या लिखोगे, इथाइल ग्लाइकोल are used in antifreeze in car, antifreeze in car for cooling the engine, for cooling the engine, इंजन को ठंडा रखने के लिए हम इथाइल ग्लाइकोल को यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, इथाइल ग्लाइकोल आर यूज इन द एंटीफ्रीज इन कार में यूज करते हैं, फॉर कूलिंग द इंजन, इंजन को ठंडा रखने के लिए इथाइल ग्लाइकोल केमिकल का यूज करते हैं। ये हो सकता है आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि कार के इंजन में कौन सा केमिकल को यूज करते हैं, इथाइल ग्लाइकोल को यूज करते हैं, इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट के रूप में हम यूज करते हैं इथाइल ग्लाइकोल का। बच्चों इसे देख लेते हैं, इसे न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, ये इतना थ्योरी हो गया आपका इस टॉपिक का, वॉल्यूम परसेंटेज का। देखते हैं इसे एक टाइप का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 100 ml solution contain 20 ml HCl हाइड्रोजन क्लोराइड and 80 ml of वाटर, फाइंड करना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl। HCl का बताइए कितना परसेंटेज उस सॉल्यूशन में दिया हुआ है। बच्चों कुछ भी नहीं, फॉर्मूला का यूज करना सीखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर, चला इधर ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई बच्चे बोल सकते हैं सॉल्यूट कितना दिया है क्वेश्चन में, जिसका अमाउंट कम हो उसे बोलते हैं सॉल्यूट, तो 20 ml हो गया आपका सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 20 ml HCl सॉल्यूट हो गया, 80 ml आपका सॉल्वेंट हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 ml सॉल्यूशन दिया हुआ ही है। लिख देंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। अब बताओ कितना परसेंटेज होगा, 20 बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, 100 से 100 कटेगा, कितना परसेंट हो जाएगा बच्चों, 20% इज द करेक्ट आंसर। HCl का कितना परसेंट होगा, 20% हो जाएगा। इस टाइप से आपको वॉल्यूम परसेंटेज से क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप घर से ट्राई कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन घर से ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, in 50 ml solution contain 10 ml HNO3 and 40 ml water are mix, मिला दिए
फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड का कितना परसेंटेज उस सॉल्यूशन में होगा। ठीक, बना लीजिएगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से मोलैरिटी स्टार्ट हो जाएगा, मोलैलिटी स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मलिटी स्टार्ट हो, बड़ा मजा आएगा। दोस्त आराम से पढ़िए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बालक, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।